नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और चर्चा करेंगे आज के सेशन में हम भारतीय संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य के मध्य क्या संबंध होते हैं इसको। लास्ट सेशन में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था बोला मैंने शायद, है ना? भारतीय संघीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को तो हमने पूरा कर लिया है। अगर आपने अर्थव्यवस्था के सेशन नहीं देखे हैं तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है प्रत्येक प्लेलिस्ट का, वहां पे जाके आप जो है वो अर्थव्यवस्था के भी सारे सेशन जो है वो देख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से अपनी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी में भारतीय संघीय व्यवस्था की, और उसी क्रम में ये नेक्स्ट सेशन है। आज कल हमने संघीय व्यवस्था क्या है इसको समझने का प्रयत्न किया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि राज्य और केंद्र के मध्य जो संबंध होता है वो किस तरीके का होता है। आज इसी पर चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। मनोज कैसे हैं आप? विकास कैसे हैं? जगदीश स्वागत आपका। प्रदीप कैसे हैं? साहिल मोदी, राकेश एंड सतीश देवासी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सतीश देवासी जी, आप हमारे जो है वो आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है, यानी दो तरीके से आपने सब्सक्राइब करके ज्वाइन किया है। लगभग 29 रुपए आपने दिए होंगे। तो आपको जो सारी पीडीएफ फाइल है आप हमें मैसेज करिएगा या कॉल कर लीजिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, ठीक है? और बाकी सारे बच्चे जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर ही सकते हैं। सोनू कुमारी कैसे हैं आप? ध्रुव मीना जी स्वागत आपका। ध्रुवी मीना जी, ध्रुवी एंड प्रमोद स्वागत आपका। कैसे हैं आप? जितेंद्र कैसे हैं? प्रकाश चौधरी, रेखा बंसल और बाकी सब बच्चों का भी हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत। और जो बच्चे इस सेशन को ऑफलाइन देखते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो लास्ट सेशन में हम चर्चा कर चुके थे, उससे आगे चलते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। आज चर्चा करेंगे केंद्र और राज्य के मध्य कैसे संबंध होते हैं। एक बार फिर से आपको मैं कनेक्ट करता हूं कल वाले सेशन से, ताकि आपको याद आ जाए कि कल हमने जो है वो क्या पढ़ लिया है और हमने संघीय व्यवस्था में जो है वो क्या समझने का प्रयत्न किया था। तो देखिए, हमने कल जाना कि संघवाद अर्थात ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द फेडुस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। लेकिन भारतीय संविधान में इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो है यूनियन। और भारत के संघवाद की व्यवस्था जो है वो हमने कनाडा से ली है। कनाडा के संविधान से हमने जो है इसे एक्सेप्ट किया है। इसके बाद हमने यह भी जाना कि संविधान के भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है वो क्या है, संघवाद की चर्चा की गई है। और मैं प्रत्येक सेशन में आपसे ये कह रहा हूं, बहुत ही शुरुआती तौर पर ही मैं कह रहा हूं, हर सेशन की शुरुआत में कह रहा हूं कि विद्वान साथियों, अगर आप हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो आपको इस बात का पूर्णतः विश्वास है कि हम आपको जो जितना करवाएंगे उतना बेहतरीन ही करवाएंगे। लेकिन अगर आप इसकी तुलना करोगे किसी अदर चीजों से या बुक से, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मैटर जो है वो मिलने वाला है। क्लास L1 की क्लास सुबह 11 बजे, इसके बाद 12 बजे, इसके बाद 3 बजे, ये 3 क्लासें हैं जो L1 L2 दोनों के लिए कॉमन है। और ये क्लास जो है SST L2 के लिए है। तो हम आपको उतना करवा रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी सीधा सीधा कहें कि केवल ये रीट के लिए ही हम करवा रहे हैं, रीट के लेवल तक ही करवा रहे हैं। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनको लंबे समय तक खींचा जा सकता है अगर अदर एग्जाम में, RS जैसे एग्जाम में हम चर्चा करें तो। लेकिन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ही हम इनकी जो है चर्चा करने वाले हैं। हमने इन परिभाषा पढ़ी और चारों अनुच्छेद है इनकी जो है वो चर्चा कल कर ली। इसके बाद हमने ये जाना कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है उसमें एकात्मक व्यवस्था का भी जो है वो क्या है, यानी एकात्मक शासन की भी क्या है, विशेषता है। तो संघात्मक शासन की भी विशेषता है। भारत के अंदर ऐसा संघवाद है जो समझौता नहीं है। भारत के अंदर जो संघवाद है या संघीय व्यवस्था है उसमें किसी तरीके का समझौता नहीं है। ये एक यूनियन है, एक संगठन है राज्यों का, जिसमें राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, जिसमें राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ये बातें कल हमने जो है डिस्कस की है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध होते हैं वो किस तरीके के होते हैं।
ठीक है, आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे शेयर कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो कम से कम 4 से 5 सेशन जरूर देखें, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से और किस रणनीति के तहत जो है वो अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हर जो टीचर होता है, चाहे यूट्यूब पर हो चाहे कोचिंग क्लास में हो, हर व्यक्ति की एक अलग रणनीति होती है और उस रणनीति से ही जो है अध्ययन करवाया जाता है। और आपकी भी हर बच्चे की अलग तरीके से जो है वो रणनीति है, आप उसी रणनीति से जो है वो अपना अध्ययन कर रहे हैं। तो हम एक प्लान के साथ चल रहे हैं, एक प्लान बनाकर उस प्लान को फॉलो कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम जो है सफलता तक पहुंचेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, केंद्र और राज्यों का जो संबंध है, अगर इसको हम चर्चा करना चाहें तो इसको हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। केंद्र और राज्य के संबंधों को, केंद्र और राज्य संबंध मीन है क्या? केंद्र और राज्य का संबंध पिता पुत्र जैसा संबंध है। केंद्र और राज्यों का जो संबंध है वो कैसा संबंध है, एक साधारण सी भाषा में समझने का प्रयास करें आप। इतना मैटर काफी है, बिल्कुल काफी है। जितना आपको मैटर दिया जाएगा वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी बेहतरीन होगा। अगर मैं ये कहूं कि केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो कैसा संबंध है, तो देखिए, केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो पिता पुत्र का सा संबंध है। पिता पुत्र का संबंध होता है। पिता अपने पुत्र से बहुत प्यार करता है कि नहीं करता? करता है ना। लेकिन कभी भी पिता मां की तरह अपने प्यार को जाहिर नहीं करता है, ज्यादा जाहिर नहीं करता है। बीच में पिता को लगे कि बच्चा गलत राह पे चल रहा है, जैसे लड़का हो चाहे लड़की हो, पिता पुत्री भी कह सकते हैं, पिता पुत्र भी कह सकते हैं, इसमें वो वाला कोई मैटर नहीं है। लेकिन समझने के दृष्टिकोण से समझिएगा, पिता को जब लगे कि उनकी जो संतान है वो सही तरीके से अपने कार्य कर रही है, तो पिता उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहता है और उनको हर चीज देता रहता है समय समय पर। जैसे बचपन से सारा भोजन, कपड़े, घर, फिर शिक्षा, इसके बाद एजुकेशन, विवाह, सारी सुविधाएं पिता अपने बच्चों के लिए करता है। लेकिन जब पिता को लगे कि कहीं बच्चा जो है वो गलत राह पे चल गया है या गलत संगत में चला गया है या कहीं वो अपने राह से भटक रहा है, वो अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है, तो पिता क्या करता है, पुत्र को कभी कभी क्या लगा देता है, डांट भी तो लगा देता है। तो इसी प्रकार केंद्र भी जो है राज्य को कभी कभी डांट लगा देता है। और राज्य जो कि पुत्र की भूमिका में है, ये भी चुपचाप जो है, ये मन ही मन अपने पिता से बहुत प्यार करता है, पिता का बहुत सम्मान भी करता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कार में ऐसी एक व्यवस्था है, ये बचपन से ये, कि पिता पुत्र कभी साथ नहीं बैठते हैं और पिता कभी पुत्र जो है कभी पिता के बराबर भी नहीं बैठता। ऐसे नहीं कि यहां पर पिताजी बैठे हुए खाट पर और वहीं पर आके पुत्र बैठ जाए। ऐसा हमारे भारतीय समाज में बहुत कम, रेयर चांस में ही आपको देखने को मिलेगा कि पिता और पुत्र दोनों एक ही जो है वो स्थान पे, यानी एक ही लेवल में बैठे हैं। हमेशा जो है पुत्र पिताजी से थोड़ा सा नीचे लेवल में बैठता है सम्मान प्रकट करने के लिए, और ज्यादातर जो है पिता पुत्र साथ नहीं बैठते हैं। लेकिन उनमें प्रेम बहुत होता है, बच्चे को भी अपने पिता से अंदर ही अंदर बहुत प्यार होता है, लेकिन वो इजहार नहीं करता है। जबकि एक बच्चा अपनी मां से अपने प्यार को तुरंत इजहार कर देता है ना। तो ये भी जो है केंद्र की सारी बातें मानता है राज्य, और कभी कभी इससे कुछ गलतियां भी हो सकती है तो केंद्र इसको सलाह देता रहता है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से एक परिवार को पिता और उनकी संतान मिलकर और बेहतरीन बनाती है और खुशहाल बनाती है और अच्छा विकास करती है उस परिवार का, उसी तरीके से देश के लिए राज्य और केंद्र सरकार भी जो है वो दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। बीच में कभी झटपट भी हो सकती है, कुछ बातों पर विवाद भी हो सकता है ना। लेकिन घर में कभी भी पुत्र की नहीं चलती है, किसकी चलती है, बात किसकी मानी जाती है। मान लीजिए कि
जो पुत्र है वो कह रहा है कि पिताजी आपा तो जो है वो दीपावली ने धनतेरस ने मोटरसाइकिल लेके आऊंगा। तो पिताजी ने कहा कि बेटे की बहुत ज्यादा दिनों से इच्छा है, तो चलो बेटा ले आएंगे। तो फिर लड़के ने कहा पिताजी मैं रॉयल इनफील्ड लेके आऊंगा क्लासिक 350। पिताजी ने कहा बेटा एक बार अपन ऐसा करते हैं सीडी डिलक्स ले आते हैं हीरो वाली। तो लड़का मन खट्टा खट्टा कर रहा है कि ना पिताजी। बोले बेटा अभी बजट को नहीं आ पड़ेगा, तू एक बार रीट की पेपर पास कर, फिर क्लासिक 350 से एक कोनी दो ले सिया, एक तू और एक मैं, दोनों बाप बेटो दोनों अलग अलग मोटरसाइकिल पर चल रहा। यानी दोनों मिलकर जो है वो बेहतरीन तरीके से समायोजन करते रहते हैं। जहां पुत्र कुछ कमियां रखता है तो पिता उसको ठीक करने का प्रयास करता है, उनको संभालने का कार्य करता है। पिता का काम क्या है? राज्य को संभालते रहना, उनको कुछ भी इधर उधर नहीं होने देना। लेकिन अगर विवाद होता है किसी मुद्दे पर, यहां पर विवाद हो गया कि पुत्र कह रहा है कि रॉयल इनफील्ड 350 लेके आएंगे और पिता कह रहा है कि लेके आएंगे सीडी डिलक्स, तो कौन सी आएगी, किसकी चलेगी, घर में किसकी चलती है? जब पिता पुत्र का किसी बात पर तर्क वितर्क होता है तो अंतिम फैसला किसका होता है? पिता का ही होता है। उसमें माँ भी ज्यादा जो है वो कुछ कर नहीं सकती है। माँ हालांकि आपकी तरफ थोड़ा यहाँ प्रयास करे कि कोई बात नहीं छोरो, इतना दिन तो थाने कहे हुए के देख लियो, अगर पिछड़ा है तो पिता कहेगा अरे बावड़ी रुपया 3 लाख लागे गए, 2,70,000 रुपया लाग सी, आपने तो लाख रुपया में बजट है, एक बार सीडी डिलक्स ही दिला दिया, एक बार सीडी डिलक्स ही दिला देने में फायदो है। तो अंतिम फैसला किसका होता है? पिता का होता है। तो जब भी राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में किसी मुद्दे पर, किसी मामले में, किसी विषय पर अगर चर्चा होती है और विवाद बनता है तो ऐसी कंडीशन में फाइनल डिसीजन यानी फाइनल बात किसकी मानी जाएगी? केंद्र सरकार की ही मानी जाएगी। राज्य सरकार को केंद्र सरकार के फैसले को मानना ही पड़ेगा। और यह विशेषता है किसकी? एकात्मक सरकार की विशेषता है। किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की विशेषता है। मां तो विपक्ष में बैठी सरकार की तरह भूमिका होती है। यह भी हो सकता है, आप जैसा उचित समझे वैसे। अब अपन इस चीज को, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है, इन दोनों का ही उद्देश्य क्या है? भारत की जनता का भला करना, उनका विकास करना, उनको आगे लेके चलना। ये मत कहना कि गुरुजी माने नौकरी कौन दे, ये मत कहना कि गुरुजी माने जॉब कौन नहीं, नौकरी कौन दे। ये मुद्दे तो चलते ही रहने, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। आइए इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। भूमिका आपको पता चल गई। केंद्र और राज्य की जो संबंध है, इनको हम 3 पैटर्न में समझ सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है विधायी संबंध। विधायी का अर्थ है कानूनी संबंध, यानी राज्य और केंद्र सरकार के मध्य कानूनी विधायी तौर पर कैसे संबंध है। ठीक है, विधायी समझ कैसे हैं, कानूनी संबंध जो है इनके कैसे हैं। दूसरा आता है प्रशासन के तौर पर। तो प्रशासनिक संबंध जो है केंद्र और राज्य सरकार के, वो कैसे होते हैं। प्रशासन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार में क्या जो है वो तालमेल बैठ पाती है कि नहीं बैठ पाती है, किन विषयों पर क्या क्या चर्चा होती है। इसके बाद तो तीसरा आता है, वो आता है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध यानी धन से संबंधित, पैसे से संबंधित। क्या किसी राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो तो केंद्र सरकार पैसे दे सकती है? बिल्कुल देती है, उसकी सहायता करती है। ये भी पूरा एक सिस्टम है। आइए इन तीनों के जरिए अगर हम इन तीनों बातों को समझ लेंगे कि विधायी संबंध कैसे हैं, प्रशासनिक संबंध कैसे हैं और वित्तीय संबंध कैसे हैं, तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा। और आपको किसी भी गाइड से, किसी भी बुक से, कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे ज्यादा डीप और इससे ज्यादा सरल भाषा आपको कहीं मिलेगी भी नहीं। फिर भी आपको कहीं लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो आप जो है वो बता सकते हैं। सर डीपी में देखो, मुझे बुक का पता नहीं है, मैं जनरली जो है वो गाइड से बचता ही हूँ। कभी मुझे कोई टॉपिक देखना होता है ना, तो मैं जनरली क्या करता हूँ, हमारे यहाँ मेरा जो जानकार है ना, उसका बुक डिपो है, यानी उसने बुक की शॉप खोल रखी है, तो मैं उसके पास चला जाता हूँ और वहां से मुझे कोई टॉपिक देखना होता है कि यार इस टॉपिक में गाइड वाले ने क्या क्या दे रखा है, तो मैं वहां से देख के आता हूँ। देखो मेरा पर्सनल मानना यही है कि जितना ज्यादा हो सके आप आरबीएससी, एनसीईआरटी इन्हीं से पढ़े, इसके बाद जाके आप बाहर पढ़ सकते हैं। गाइड का देखो कोई आइडिया नहीं है, और आप जिस नाम का ले रहे हो वो गाइड तो मैंने देखी नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा आपको। बाकी देखो सारी गाइड ही अच्छी है, सबका मैटर एक जैसा ही होता है, लगभग लगभग भाषा थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, बाकी सब एक ही है। आप कोई भी खरीद लो, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। बस आप तो ये देखो कि आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। देखो इसमें मैंने आपको लगभग टॉपिक जो है 11th 12th से ही करवाए हैं, और ये टॉपिक जो है इसमें क्या था कि कक्षा 11th का चैप्टर नंबर 7 है संघवाद, कक्षा 11 का एनसीईआरटी कक्षा 11 पॉलिटी साइंस का चैप्टर नंबर 7 है संघवाद। लेकिन उसमें क्या है कि उसमें तथ्यात्मक तो समझाया गया है, लेकिन ये अनुच्छेद वगैरह नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें तुलना करके समझाया गया है संघवाद क्या है। और हमारा अगर आरएस का मेन पेपर होता या यूपीएससी का मेन पेपर होता तो वो डाटा हमारे लिए ज्यादा सार्थक होते, लेकिन हमें यहां से क्या पूछा जाएगा, हमें यहां से अनुच्छेद पूछा जाएगा, बेसिक चीजें पूछी जाएगी जो एक लाइन की होती है ना, एक लाइन की जो चीजें होती है वो हमसे पूछी जाएगी। इसीलिए हमने जो है वो क्या किया है, हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले लिखिए, जो विधायी शक्तियां हैं वो अनुच्छेद, विधायी जो शक्तियां हैं वो आपकी किस संविधान के अनुच्छेद में दी गई है, 245 से लेकर और 255 तक का जो अनुच्छेद है वो विधायी शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। और अनुच्छेद 256 से लेकर और 263 तक जो है वो प्रशासनिक संबंध के बारे में बताया गया है कि राज्य और केंद्र के प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे। और अनुच्छेद 264 से लेकर 291 तक, अनुच्छेद 264 से लेकर और 291 तक जो है वो वित्तीय संबंध के बारे में बताया गया है। अब आप कहोगे गुरुजी हमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य और केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है। निम्न में से वित्तीय संबंध को संविधान के किस अनुच्छेद में, यानी केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध को संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है। ऑप्शन आ जाएगा 245 से 255 तक, 256 से 263 तक और 264 से 291 तक, 292 से 295 तक। अब आपको पता होना चाहिए कि जो केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध है वो 264 से 291 तक दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चनों की चर्चा हम करते हैं कि इसके अलावा जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपके साथ जो है क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। सबसे पहले हम चर्चा यहां पर करते हैं राज्य के विधायी संबंध के बारे में। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं विधायी संबंध, यानी केंद्र और राज्य के मध्य विधायी संबंध जो है वो कैसे होते हैं। विधायी यानी कानून संबंधी संबंध हो गए, और ये जो है वो संविधान के भाग 11 संविधान का भाग 11, ठीक है 11 है ये 11 समझ में आ गया ना आपको। 11 में अनुच्छेद 245 से जो है वो 255 तक वर्णन किया गया है, ठीक है, कि केंद्र और राज्य के मध्य कानूनी या विधायी संबंध कैसे होंगे। अब इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। शक्तियों के आधार पर, विधायी शक्तियों के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं सेव करता रहता हूं ताकि आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। अब देखिए
विधायी संबंध। विधायी जो संबंध है उनको विधायी शक्तियों के आधार पर, विधायी संबंधों को विधायी शक्तियों के आधार पर, शक्तियों के आधार पर दो भागों में हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। यानी जो कानूनी शक्तियां हैं उन शक्तियों के आधार पर इन्हें हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। और वो दो भाग हैं कौन कौन से? पहला है विधान विस्तार की दृष्टि से, विधान विस्तार की दृष्टि से, विधान यानी कानून, विधान विस्तार की दृष्टि से या आधार, या तो आप ऐसे लिख दीजिए विधान विस्तार के आधार पर या विधान विस्तार की दृष्टि से। यानी कानून के विस्तार को लेकर पहला कानून होता है तो कानून का विस्तार कहां तक है। जैसे मान लीजिए अभी आपने कुछ दिनों पहले न्यूज पढ़ी कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का सैलरी बढ़ा दिया। तो अगर केंद्र सरकार ने बढ़ाया तो वो राज्य सरकार पर लागू नहीं होता है, नहीं होता है ना। जो संघ सूची के विषय होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है, तो वो राज्य सरकार पे लागू नहीं होते। इसी प्रकार से आप समझिएगा कि कोई कानून है उसका विस्तार कितना है, उस विस्तार की दृष्टि से पहला भाग हो गया, और दूसरा हो गया विधान की विषय वस्तु की दृष्टि से। विधान यानी कानून, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, विधान यानी कानून, कानून की विषय वस्तु की दृष्टि से, कि कानून का जो विषय है, विषय वस्तु क्या है, उस विषय वस्तु की दृष्टि से। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला देखिए जो अनुच्छेद है आपका, हमने पढ़ा ना कि 245 अनुच्छेद से ये शुरू होता है। तो अनुच्छेद 245 क्या कहता है? अनुच्छेद 245 देखिए कहां से आया अनुच्छेद 245। हमने पढ़ा कि विधायी शक्तियां 245 से 255 तक है। तो अनुच्छेद 245 आपसे क्या कहता है? अनुच्छेद 245 आपसे ये बात कहता है कि, क्या कहता है आपसे? ये बात कहता है कि संविधान के उपबंध के अधीन रहते हुए संसद जो है वो भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए क्या बना सकती है? कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। फिर से समझना, अनुच्छेद 245 ये कहता है कि संसद संविधान के दायरे में रहते हुए, संसद जो है वो संविधान के दायरे में रहते हुए संपूर्ण राज्यों के लिए या किसी विशेष राज्य के लिए कानून बना सकती है। फिर से समझना इस बात को आप, कि अनुच्छेद 245 ये कहता है कि संसद जो है वो देश के सभी राज्यों के लिए या किसी विशेष भाग के लिए या किसी देश के किसी भाग के लिए संविधान के दायरे में रहते हुए क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। संसद को यह पावर है कि वो कोई कानून बना सकती है जो संपूर्ण राज्यों को मानना पड़ेगा, बट वो कानून जो है वो संविधान के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं है कि राजस्थान में जो है वो हमारी सरकार नहीं है तो राजस्थान को हम कोई ऐसा कानून लगा दें कि राजस्थान सरकार का जो है वो या राजस्थान के लोगों का जो है वो अहित हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। हमें जो भी कानून बनाना है वो संविधान के अनुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संविधान के अनुसार होना चाहिए। लिख लो, संविधान के अनुसार संसद संपूर्ण राज्यों के लिए, संपूर्ण राज्यों के लिए
के लिए कानून बना सकता है। बस इतना ही आपको समझना है। देखो, पॉलिटी के टॉपिक हैं समझने वाले, हालांकि कुछ जगह रटने वाले हैं। जहां रटने वाले हैं वहां रटने के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि भैया इस चीज को रट लेना। ये चीजें हैं समझने वाली, क्योंकि यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम इसमें तो इतना ही है कि अनुच्छेद 245 कहता है कि संविधान के अनुसार संसद संपूर्ण राज्यों के लिए क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इसी के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 245 के बाद अनुच्छेद 246 क्या कहता है? अनुच्छेद 246 ये बात कहता है मेरे विद्वान साथियों कि विधायी शक्ति का केंद्र तथा राज्यों में 3 सूचियों के माध्यम से विभाजन किया जाएगा। जो भी कानूनी शक्तियां हैं, जो भी कानून बनाने की शक्तियां हैं, जो भी कानून बनाने की शक्तियां हैं, अनुच्छेद 246 कहता है कि इसका जो है वो 3 सूचियों में विभाजन किया जाएगा। बहुत ही प्यारा और रीट मुख्य परीक्षा के लायक यहां से एक क्वेश्चन बनता है। बहुत ही तो प्यारा है और रीट के लायक एक क्वेश्चन बनता है। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्या कहता है अनुच्छेद 246 कि केंद्र व राज्यों में विधायी शक्तियों का विभाजन, विधायी शक्तियों का विभाजन 3 अनुसूचियों में होगा या 3 सूचियों में होगा। में होगा, यानी केंद्र सरकार भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो है वो जो विधायी शक्तियां हैं वो केंद्र और राज्य में 3 सूचियों में जो है वो क्या करेगी, बांटेगी, डिवाइडेशन करेगी, उनका बंटवारा करेगी। और ये 3 जो अनुसूचियां हैं या 3 जो सूचियां हैं वो कौन कौन सी है? पहली है आपकी संघ सूची, संघ सूची। दूसरी है आपकी राज्य सूची और तीसरी जो आपकी है वो है समवर्ती सूची। यानी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे मेरे विद्वान साथियों? क्वेश्चन यह पूछा जाएगा आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है, चर्चा की गई है? तो आप बताएंगे संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। संघ सूची संविधान के किस अनुच्छेद में आती है? संघ सूची में कितने विषय होते हैं? राज्य सूची में कितने विषय होते हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय होते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आओ सबसे पहले चर्चा करते हैं संघ सूची की। बेसिक बता रहा हूं आपको, जितना पेपर के लायक है, जितना पेपर में पूछा जा सकता है। संघ सूची, संघ सूची के अंदर जो है वो क्या है? केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संघ सूची किसे कहते हैं? ऐसे विषयों की लिस्ट या ऐसे विषयों की सूची या ऐसे विषयों का उल्लेख जो कि राष्ट्रीय महत्व के हो और जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को हो। लिख दो, ऐसे
राष्ट्रीय विषय, ऐसे राष्ट्रीय विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार भी लिख सकते हो यहां पर आप, वैसे केंद्र सरकार ही होगा, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो संसद, संसद को हो। ऐसे राष्ट्रीय विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या संसद को हो, इसे ही तो संघ सूची कहेंगे। जो मूल हमारा संविधान था उसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे? मूल जो संविधान था, मूल संविधान में, या मूलतः या मूल संविधान ही लिख लो, मूल संविधान में कितने विषय थे? संघ सूची के 97 विषय थे। 97 विषय थे जिन पर कौन कानून बनाता था? केंद्र सरकार कानून बनाती थी। लेकिन 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में। वर्तमान में कितने विषय हैं? 96 विषय हैं। कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। कितने हैं वर्तमान में? 98 विषय हैं। 98 विषय हैं। तो ये 98 विषय कैसे हुए? 98 विषय, और एक विषय कब जोड़ा गया? 101वां संविधान संशोधन 2016 में जो है वो एक विषय और जोड़ दिया गया, और इसके जो विषय हैं उनको क्या कर दिया गया? 98 बना दिया गया। ठीक है, कितना बना दिया गया? 98 बना दिया गया। देखो मेरे पास जो अभी लिखा है मेरे नोट्स में वो तो 98 लिखा हुआ है। फिर भी अगर कोई और अपडेट हुआ है हाल ही के वर्षों में तो इसको मैं आपको और देख के बता दूंगा। शंकर चौधरी जी बता रहे हैं 99, तो इसको भी और चेक कर लेंगे शंकर जी। ठीक है, और चेक कर लेंगे। दूसरी जो सूची आती है, देखो इसमें कौन कौन से विषय आएंगे, जैसे कि विषय कौन कौन से आएंगे इसमें? नागरिकता, ठीक है, नागरिकता का विषय हो गया, रक्षा का विषय हो गया। ठीक है, ये जो चीजें हैं, नागरिकता, रक्षा, विदेश संबंध, विदेश नीति या विदेश संबंध, है ना, ये सारी जो चीजें हैं वो किससे जुड़ी होगी? संधि हो गई, कोई युद्ध हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना, बैंकिंग, बैंक और रेल, ये जो विषय हैं वो किस में आएंगे? वो सारे के सारे जो है वो सारे के सारे, देखो और कोई अपडेट हुआ है शंकर चौधरी जी तो उसको मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट डाल के अपडेट कर दूंगा। अभी मेरे पास इतना अपडेट है, मैं जब नोट्स बना रहा था टाइप, मैं और चेक करके आपको इसको अपडेट कर दूंगा कि 100 विषय हो गए हैं, लेकिन एक बार आप 98 लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ आपके 100 कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बार कह रहा हूं कि मैं अगर मैं भी चेक कर लूं, वेरीफाई कर लूंगा, तो फिर मैं आपको उसकी जो डिटेल है कि कौन से 2 विषय जोड़े गए हैं वो मैं आपको लिखकर जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, या जब ये नोट्स आपके पास आएंगे तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो विषय आता है वो आता है आपका राज्य सूची का विषय, यानी राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची, तो इसमें क्या आएगा? ऐसे ऐसे विषय, ऐसे विषय जिन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार हो।
राज्य सूची के विषय कहलाते हैं। ठीक है, मूल जो संविधान था, मूल जो संविधान था, उस मूल संविधान में तो जो है वो 66 विषयों के बारे में बताया गया था। मूल संविधान में जो है वो 66 विषय दिए गए थे। मूल संविधान में, मूल संविधान में 66 विषय राज्य सूची में दिए गए थे, बट वर्तमान में जो है ये घटाकर कितने कर दिए गए हैं? 59 विषय कर दिए गए हैं। कितने कर दिए गए हैं? 59 विषय जो है वो राज्य सूची में बचे हैं वर्तमान कंडीशन में। तो अपडेट कहां हुआ? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, लिखते रहे इसको, या अभी नहीं लिख रहे हैं तो नोट से लिख लेना, ठीक है। जो विषय थे इसके 5 जो विषय थे वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। इसके जो 5 विषय थे वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। टोटल 66 थे, अभी वर्तमान में कितने हैं? 59 है। ठीक है, कितने हैं? 59 विषय है वर्तमान में। तो 5 विषय जो थे, शिक्षा, वन, नापतोल और वन्य जीव संरक्षण और न्याय प्रशासन, इन 5 विषयों को क्या कर दिया गया था? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो 5 करने से कितने बचे? 61 बचे, सॉरी 61 बचे ना 5 करने से। और 101वां जब संविधान संशोधन हुआ तो 2 विषयों का क्या कर दिया गया? लोप कर दिया गया। 2 विषयों का क्या कर दिया गया? लोप कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। ठीक है, पूनम जी हर चीज की आपको जानकारी मिलेगी, आप धैर्य रखेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको, कोई टेंशन ना लो। आप लिख दो, यहां पर नोट लगा के 2 बातें लिख दो। नोट लगा के 2 बातें लिख दो। पहली बात लिख दो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए। ये जो 5 विषय थे इसमें क्या क्या आता है? इन 5 विषयों के अंदर सबसे पहला जो था वो क्या था आपका? शिक्षा, वन, नापतोल। शिक्षा था पहला, दूसरा था वन, तीसरा था नापतोल यानी बाट वगैरह है, नापतोल। चौथा था वन्य जीव, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीवों का संरक्षण, सॉरी वन्य जीवों का संरक्षण। और 5वां जो विषय था जो कि राज्य सूची का विषय था, उसको क्या कर दिया? समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया, न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन। अब आपके मन में एक और बात आ रही होगी, आपके मन में एक और बात भी आ रही होगी, वो बात आपको मैं बताता हूं। पहले एक और बात लिख दो इसी के अंदर कि 101 संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन 2016 में 2 विषयों का लोप कर दिया, यानी उनको हटा दिया। लोप
लोप कर दिया गया। इसके कारण क्या हुआ, 5 और 2 7 विषय जो है वो राज्य सूची से हट गए। इसीलिए वर्तमान में जो है वो कितने विषय बचे, 59 विषय बचे। कौन कौन से विषय इसमें आते हैं, जैसे कि विषय कौन कौन से आते हैं आपके इसमें, इसमें विषय आते हैं आपके राज्य सूची के विषय, सूची के कुछ विषय, जैसे कि मैं आपको बताता हूं आपको, जैसे कि आपका आ गया पुलिस, है ना। पुलिस जो है, राजस्थान की पुलिस जो होगी वो राज्य सरकार के अधीन होगी। न्याय, न्याय राजस्थान में न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। स्थानीय स्वशासन, इसके अलावा आप ये कह लीजिए कि ये आपका जो स्वास्थ्य एंड स्थानीय स्वशासन, स्थानीय शासन, ये जो ऐसे विषय हैं। इसके अलावा आपका परिवहन हो गया, कृषि हो गई, सड़कें हो गई, परिवहन, सड़क, ये जो विषय है कृषि, ये किस में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। किसमें आते हैं, ये समवर्ती सूची में आते हैं। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि कौन सा वो व्यक्ति है या किसको ये पावर है कि वो समवर्ती सूची के विषयों को राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में डाल सकता है, बताएं। भारत में कौन है, यानी विधानसभा है, लोकसभा है या राज्यसभा, अगर हमें राज्य सूची के विषयों में कोई परिवर्तन करना है तो कहां कर सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में? लोकसभा में कर सकते हैं या राज्यसभा में कर सकते हैं। तो याद रखना, आप दिमाग में याद रखना कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऐसा विषय है जो कि राज्यसभा राज्य सूची में रहना चाहिए, कौन सा ऐसा विषय है जो समवर्ती सूची में रखना चाहिए, और वो इस पे जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। तो राज्यसभा को ये अधिकार है कि वो राज्य सूची में क्या कर सकती है। क्यों है अधिकार, इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि राज्यसभा जो है वो, उसमें कौन होते हैं, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, राज्यों के ही क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, तो उनको ये अधिकार होता है। इसके बाद जो तीसरी सूची आती है वो आती है समवर्ती सूची। तीसरी जो सूची आती है वो कौन सी आती है, समवर्ती सूची। देखो समवर्ती सूची जो है वो कैसी सूची होती है, ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं या दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों महत्व के हो। ऐसे विषय जो क्षेत्रीय महत्व के भी हो, राष्ट्रीय महत्व के भी हो, जिन पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ऐसे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन याद रखना, अगर दोनों के मान लो राजस्थान ने कोई समवर्ती सूची के ऊपर कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, तो किसका माना जाएगा, केंद्र सरकार का माना जाएगा। यह बात हमेशा याद रखना। दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर कानून में विवाद होता है तो केंद्र सरकार का ही कानून जो है वो मान्य होगा। इसमें जो है वो मूलतः 47 विषय थे। मूल जो संविधान में था, ये मूल संविधान में 47 विषय थे, और वर्तमान में कितने हैं इसमें, वर्तमान में 52 हैं। और कैसे, 42वें संविधान संशोधन के कारण। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में हुआ था ना,
1976 में 5 विषय राज्य सूची से शामिल कर लिए गए, शामिल किए। इसीलिए ये कितने हो गए? 47 से 52 हो गए। 47 और 5 52 हो गए। तो ये हो गए आपके क्या? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब एक और हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी कोई इसो भी तो विषय हो सके है देखो, ना ही तो राज्य सूची में आवे, ना ही केंद्र सूची में आवे, संघ सूची में आवे और ना ही समवर्ती सूची में आवे। भाई आंगा तो विषय निश्चित है, जिया अपन ओ ध्यान थोड़ी हो कि कोविड-19 आएगा, कोरोना फैल जाएगा। संविधान निर्माताओं को पता थोड़ी था भाई इनके तो विषय निश्चित है कि भाई इसमें 52 विषय हैं, इसमें जो है वो इतने विषय हैं, इसमें इतने विषय हैं। लेकिन इन विषयों से हटकर भी तो कोई मामला बन सकता है कि नहीं बन सकता? जैसे अचानक कोविड-19 आ गया, कोरोना फैल गया, पूरे देश के अंदर जो है वो बहुत बुरे हालात हो गए, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगाना पड़ गया। ये जो ऐसे प्रावधान होते हैं, अचानक से कोई नया विषय क्रिएट हो जाता है, या फिर ऐसे विषय जो ना तो संघ सूची में आते हैं, ना राज्य सूची में आते हैं और ना ही समवर्ती सूची में आते हैं, तो वो कहां पर आएंगे? वो आएंगे अवशिष्ट शक्तियों में। लिखो, अवशिष्ट शक्तियां क्या होगी? देखो थोड़ा सा यहां पर लिखे करते हैं तो एक्सप्लेन यानी समझाने की जो प्रक्रिया है वो तो सारी अच्छी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा धीरे चलता है सेशन, यानी लिखने में थोड़ा मुझे समय ज्यादा लग जाता है क्योंकि मैं ज्यादा फोकस समझाने पे कर रहा हूं। लेकिन चूंकि अपने पास थोड़ा समय भी है और ये क्लास हमारी एसएसटी को समर्पित है, जब तक पेपर नहीं होगा रात को 9 बजे ओनली एसएसटी पढ़ेंगे, जब तक टॉपिक नहीं होंगे टॉपिक करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और शिक्षण विधियां करेंगे। तो ये जो सेशन है अपना फिक्स है इसी विषय के लिए, तो कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अवशिष्ट शक्तियों की जो है वो बात करते हैं। अवशिष्ट शक्तियां कौन सी होगी? अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियों का जो अर्थ है वो क्या है? अवशिष्ट शक्तियों का जो वर्णन किया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 248। याद रखना, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 ये कहता है विद्वान साथियों, क्या कहता है कि संसद को ऐसे विषय जिनका वर्णन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 248 क्या कहता है कि संसद उन विषयों पर, थोड़ा और सरल लिखो, उन विषयों पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है। ये लो आसानी से समझ में आ जाएगा कि ऐसे विषय जो ना राज्य सूची में है, ना संघ सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है, ऐसे विषयों पर आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों में शामिल नहीं है, उन पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यह बात संविधान के किस अनुच्छेद में कही गई है? तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 248 में कही गई है।
248 में कही गई है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। लेकिन जो भी कानून बनेगा वो संविधान के अकॉर्डिंग बनेगा, याद रखना। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आएगा, गुरुजी अब कौन तय करोगे कि ये जो विषय है वो अवशिष्ट विषय है कि नहीं है? कौन तय करेगा? भाई मान लीजिए कि गहलोत जी ये कह दें कि ये अवशिष्ट विषय है, इस पे कानून संसद बनाएगी, और वहां पर नरेंद्र मोदी जी कह दे कि ना वो तो अवशिष्ट विषय कोई नहीं, मैं तो कौन बना हुआ कानून, वो तो राज्य सूची को विषय राज्य सूची जाने। यानी ऐसी कंडीशन हो जाए कि ये विषय किस सूची का है या अवशिष्ट सूची का है कि नहीं है, ये कौन तय करेगा? तो ये करेगी भारत की न्यायपालिका। कौन तय करेगी? न्यायपालिका। नोट लगा के लिख दो, कोई विषय अवशिष्ट सूची का है या नहीं, न्यायपालिका तय करेगी। ठीक है, तय करेगी। विवाद अगर होता है तो न्यायपालिका ही, ठीक है, न्यायपालिका यानी न्यायालय करेगा तय। ये न्यायपालिका तय करेगी कि मामला है क्या, वो ही तय करेगी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये अपना जो पहला संबंध था विधायी संबंध, वो अपना पूरा हो चुका है। किसी को कोई डाउट है? क्योंकि सेशन अगर आपको, हालांकि ज्यादातर बच्चे तो अपनी बातों में ही बिजी हैं, लेकिन फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि कहीं कोई डाउट है तो वो कमेंट में लिखें। अब दूसरा जो संबंध आता है वो कैसा संबंध आता है? प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध, राज्य और केंद्र का प्रशासनिक संबंध। ये यूनिट होने के बाद अपनी एक टॉपिक और बचेगा, महिलाओं का जो भाग है सरकार में वो कैसा है ना, वो एक ही यूनिट टॉपिक बचेगा, फिर ये आपका टॉपिक जो है वो पूरा हो जाएगा। देखिए, प्रशासनिक संबंध जो है वो संविधान के अनुच्छेद 256 से 263 तक है। अनुच्छेद 256 से 263 तक क्या कहा गया है इसमें? प्रशासनिक संबंध का अर्थ क्या है? प्रशासनिक संबंध का क्या अर्थ है? दो 256 से 263 याद रखना है। स्कूल यानी शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय है? बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है वो राज्य सूची के विषय में ही आता है। वैसे तो स्कूल भी जो है राज्य सूची का विषय है, क्योंकि स्कूल को कोई मान्यता लेनी है तो वो राज्य सरकार से ही लेता है। बाकी इन सारी सूचियों की लिस्ट आपको अगर चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे जो है वो इनकी लिस्ट डाल दूंगा, वहां से आप याद रख सकते हैं कुछ चीजों को जो मोस्ट है। बाकी तो आपसे ऐसे जनरली नहीं, ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई शिक्षा किस विषय का जो है, किस सूची का विषय है। हाँ, शिक्षा जो है वो वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय बन चुका है ना। शिक्षा जो है वो वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय बन चुका है। स्कूल पूछा था ना आपने, स्कूल जो है वो राज्य सूची का विषय है। 1976 से पहले जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उससे पहले तो ये राज्य सूची का विषय था। तो प्रत्येक राज्य में जैसे राज्य चाहता था वैसी शिक्षा मिलती थी। लेकिन 1976 के संविधान संशोधन के बाद, 42वें संविधान संशोधन के बाद जो 5 विषय जोड़े गए थे, अभी अभी हमने चर्चा भी की थी, उन्हीं 5 विषयों में जो है वो एक विषय क्या था? शिक्षा भी था। ठीक है, उनमें क्या है? शिक्षा भी शामिल है। ठीक है, कोई डाउट इसमें?
समवर्ती सूची में, बिल्कुल समवर्ती सूची में है। हमने लिखा है कि नहीं लिखा, यहां पर शिक्षा लिखा है ना, ये देखो लिखा पड़ा है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। स्कूल, स्कूल जो है राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती, शिक्षा वन, नापतोल, वन्य जीव संरक्षण और न्याय प्रशासन किसका है? समवर्ती सूची के ही ये सारे के सारे विषय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रशासनिक संबंधों की बात करेंगे। अब प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करते हैं। प्रशासनिक संबंधों की चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षा और स्कूल दोनों अलग अलग हैं। शिक्षा तो आती है आप, स्कूल, शिक्षा, शिक्षा अलग है, स्कूल अलग है, बिल्कुल। प्रशासनिक, देखो शिक्षा कैसी होगी पूरे भारत में, जैसे अभी नई शिक्षा नीति आई है, तो शिक्षा नीति के तहत पूरे भारत में एक योजना बनेगी, लेकिन स्कूल की जो व्यवस्था करनी है, जो आपको व्यवस्था देनी है, स्कूलें बनाना है, कहां पर कितनी स्कूलों की जरूरत है, ये सारी बातें जो है वो कहां आएगी? राज्य सूची में ही आएगी, क्योंकि ये राज्य का काम है कि नहीं है? तो लिखिए, अनुच्छेद 256 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 256 लिखे सबसे पहले। इस टॉपिक को आज पूरा भी करना है हमें, तो थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। अब अनुच्छेद 256 फटाफट से समझेंगे और लिखेंगे। अनुच्छेद 256 ये कहता है कि केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में क्या कहता है? ये कहता है कि केंद्र को यह अधिकार है कि वो राज्य को यह निर्देश दे सकता है कि वो अपने कर्मचारी या अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करे। क्या कह रहा हूं मैं, फिर से समझना, कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यह आदेश दे सकती है, यह निर्देश दे सकती है कि वो अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करे। पहली बात, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि राज्य अपनी कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कैसे करे। ठीक है, केंद्र सरकार की ये पास पावर है कि वो राज्य को दिशा निर्देश दे सकता है कि वो अपने कार्यकारी शक्तियों का उपयोग कैसे करे। अनुच्छेद 257 क्या कहता है? देखिए, अनुच्छेद 257 ये कहता है कि, क्या कहता है कि राज्य का यह दायित्व है कि वो केंद्रीय प्रशासन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने दे। राज्य का यह दायित्व है कि वो केंद्र के प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न होने दे, या केंद्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न होने दे। यानी केंद्र सरकार की कोई योजना है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना कहां लगेगी? राज्यों में तो लगेगी ना। तो केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार का जो भी कार्य है, जैसे भारत में उज्ज्वला योजना चल रही है ना, तो राजस्थान में भी चल रही है, तो राजस्थान सरकार उस उज्ज्वला योजना में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो कहने का अर्थ है कि केंद्र का यह दायित्व बनता है कि वो राज्यों का यह दायित्व बनता है कि वो केंद्र प्रशासन की कार्यों में किसी प्रकार की
बाधा उत्पन्न ना करे, वो केंद्रीय प्रशासन में कोई बाधा उत्पन्न न करे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 क्या कहता है आपसे मेरे विद्वान साथियों? अनुच्छेद 258 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी राज्य की सरकार को कोई भी केंद्र सरकार की कार्यपालिका से संबंधित विषय सौंप सकता है। यानी कोई संघ सूची का कार्य है, संघ सूची का विषय से संबंधित कार्य है, लेकिन राज्यपाल चाहता है कि इसको कोई राज्य करे, तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य सरकार को संघ सूची के विषय पर कार्य सौंप सकता है या संघ की कार्यपालिका से संबंधित विषय सौंप सकता है। फिर से समझना चाहोगे? फिर से समझ लो, राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति है कि वो संघ सूची के किसी विषय को राज्य सरकार को सौंप सकती है। ठीक है, राज्य सरकार से उस पर कार्य करवा सकती है। तो राष्ट्रपति संघ सूची के विषय, फिर से समझ लो एक बार, यहां पर कंफ्यूजन हो सकती है। संघ की कार्यपालिका से संबंधित कोई भी विषय राज्य सरकार को सौंप सकती है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संघ सूची के विषय का कार्य राज्य सरकार को सौंप सकता है। यानी कोई विषय है और उस पर राष्ट्रपति ये चाहता है कि वो राज्य सरकार से इस पे कार्य करवाए या राज्य सरकार के अधिकारियों से कार्य करवाए, राज्य सरकार के कर्मचारियों से कार्य करवाए, तो राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार को या उसके अधिकारियों को संघ की कार्यपालिका से संबंधित विषय सौंप सकता है। यह केवल अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति को ही अधिकार है। अनुच्छेद 261 क्या कहता है? लिखिए, अनुच्छेद 261 क्या कहता है? लिखिए, अनुच्छेद 261 यह कहता है कि केंद्र व राज्य का यह कर्तव्य बनता है कि वो सभी सरकारी कृत्यों का आदर करेंगे और देश की न्यायपालिका ने जो अंतिम निर्णय लिए हैं उनको लागू करेंगे। यानी इसको ऐसे लिख दो आप, केंद्र व राज्य न्यायपालिका के निर्णयों या निर्णय या फैसलों, केंद्र व राज्य न्यायपालिका के जो निर्णय है, निर्णयों को लागू करेंगे। यानी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर न्यायपालिका ने कोई आदेश दे दिया, जैसे अभी अभी एक फैसला आया न्यायपालिका द्वारा कि अब कोई भी ऐसी महिला, कोई भी ऐसी लड़की जो विवाह से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है तो उसको भी अबॉर्शन करवाने का अधिकार है। ये कानूनी अधिकार दे दिया गया है, न्यायपालिका ने यह अधिकार दे दिया है ना। इसके बाद लिखो अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 आपसे क्या कहता है? अनुच्छेद 262 आपसे क्या कहता है? यह कहता है कि अगर अंतरराज्यीय नदियों के जल को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संसद उस पर कानून बना सकता है। यानी दो राज्यों के मध्य, या ऐसे लिख लीजिए, अंतरराज्य
अंतर राज्य यानी 2 राज्य या 3 राज्य या केंद्र राज्य। अंतर राज्य नदियों के जल विभाजन विवादों पर, जल विभाजन विवादों पर संसद जो है वो कानून बना सकता है। दो राज्यों के मध्य कोई झगड़ा हो गया, जैसे हमारे यहां एमपी से चंबल नदी आती है और एमपी में चंबल नदी पर बांध बना के पानी को रोक लिया गया और रोक के ये कहा गया कि हम राजस्थान में नहीं आने देंगे पानी को। तो इस पर संसद कानून बना के इन विवादों को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। संसद जो है इन पे कानून बना के इन विवादों को खत्म कर सकती है। अनुच्छेद 258 में तो ऐसा कुछ था नहीं। अनुच्छेद 258 राष्ट्रपति संघ सूची के विषय के कार्यों को राज्यों को सौंप सकता है। यानी राष्ट्रपति के पास यह पावर है कि कोई ऐसा कार्य है जो संघ की कार्यपालिका को करना है, संघ की कार्यपालिका को करने का कोई विषय है, संघ की कार्यपालिका का कोई विषय है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो यह कार्य राज्य की कार्यपालिका से करवा सकता है या राज्य से करवा सकता है। टाइम चेंज नहीं किया है, टाइम तो वही है। आज थोड़ी क्लास लंबी चल रही है बस, और कुछ नहीं है। और लगता नहीं है कि आज ये टॉपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या बताओ? करेंगे, इस टॉपिक को आज करेंगे क्योंकि काफी दिन हो गया है, ये टॉपिक हमारा पेंडिंग चल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 263, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अनुच्छेद 263, अगर राज्यों के मध्य कोई विवाद हो रहा है, अगर राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। राज्यों के आपसी विवाद को, राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। परिषद की स्थापना कर सकता है। मान लीजिए 2 राज्यों में कोई विवाद हो गया है ना, और उस विवाद को निपटाने के लिए राष्ट्रपति एक कमेटी गठित कर सकता है जो इन दोनों राज्यों के विवादों को क्या करेगी, खत्म करेगी। इसके अलावा अनुच्छेद 200, अनुच्छेद लिखो आप, अनुच्छेद लिखो आप, अनुच्छेद लिखो 312। अनुच्छेद 312 यह कहता है कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। राज्यसभा, याद रखना, कौन कर सकती है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन? राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। जैसे आईएएस है ना, आईपीएस, आईएफएस। जैसे आईएएस है, ये तो चलो हमारे अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, आईपीएस भी अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, लेकिन आईएफएस भारतीय वन सेवा संसद राज्यसभा ने सर्जित की थी 1966 में। तो क्या क्या आ जाएगा इसमें? आईएएस आ जाएगा, आईपीएस आ जाएगा, ठीक है, और आईएफएस आ जाएगा, इंडियन
क्या होता है ये, फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। राज्यसभा जो है वो क्या कर सकती है, ऐसी और सेवाओं का भी सृजन कर सकती है। भारत में अभी तो ये 3 प्रकार की ही जो है वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इसके बाद अंतिम आता है आपका, ये हो गए कौन से विषय, कानूनी विषय, सॉरी ये हो गए प्रशासनिक विषय। प्रशासनिक विषय में किसी को कोई डाउट है, प्रशासनिक विषय में किसी को कोई डाउट है? अब तक हमने 2 विषय पढ़ लिए हैं, कौन कौन से, जो कि केंद्र और राज्य के मध्य क्या बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, जिसमें हमने अभी तक जो है वो विधायी और प्रशासनिक पढ़ लिए हैं। अब आता है वित्तीय संबंध। क्या आता है, वित्तीय संबंध। तीसरा लिखो, वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध, केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध कैसे होंगे, ये संविधान के अनुच्छेद 264 से 293 तक कहा गया है। अनुच्छेद 264 से 293 तक कहा गया है, ठीक है। कहां तक कहा गया है, 293 तक कहा गया है ये बात, इसमें इसकी चर्चा की गई है। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। बच्चे बहुत कम हैं, 87 ही बच्चे हैं मात्र सेशन में हैं। चलो कोई बात नहीं है, जितने भी है पढ़ लें, बस इतना ही काफी है। देखिए इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है एक तो कर राज्य का विवरण, यानी जो टैक्स लेता है उसका विवरण आता है, ठीक है। एक आता है राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है, यानी केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है। अक्सर जो है वो केंद्र में जो सरकार है, जैसे केंद्र में अभी क्या है, बीजेपी की सरकार है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस क्या करेगी, आरोप लगाएगी। क्या आरोप लगाएगी, हम तो गायों की रक्षा करना चाहते थे लेकिन केंद्र ने हमें फंड नहीं दिया, केंद्र ने हमें अनुदान नहीं दिया। अक्सर जो सरकार विपरीत होती है, यानी केंद्र और राज्य की सरकार अगर अलग अलग है, तो अक्सर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं राज्य द्वारा कि केंद्र ने हमें अनुदान ही नहीं दिया, हम क्या करें, हम पैसा कहां से लेके आए, ठीक है। तो लिखिए, एक 2 तरीके की बातें लिखते हैं हम इसमें, ठीक है। सबसे पहले लिखो आप राजस्व का वितरण, कर राजस्व का वितरण, कर राजस्व का वितरण, ठीक है। जो टैक्स आएगा, जैसे आप जीएसटी लगता है आप पर, कोई आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे आप कोई नया फोन खरीदना चाहते हैं तो आप देखोगे कि बिल में जीएसटी लगा हुआ आता है, क्या लगा आता है, जीएसटी लगा आता है ना। और उस जीएसटी को आप देखोगे तो उसमें सेंट्रल का जीएसटी अलग होता है, सीजीएसटी, और राज्य का जीएसटी अलग होता है, दोनों का एक पार्ट होता है। तो संघ के राजस्व के स्रोत कौन से हैं और राज्य के राजस्व के स्रोत कौन से हैं, 2 भागों में इनको डिवाइड कर लेते हैं। संघ के राजस्व स्रोत और राज्य के राजस्व स्रोत, यानी पैसा आता कहां से है, इन दोनों के पास पैसा कहां से आता है। तो देखिए, संघ जो है उसके पास बहुत सारे टैक्स होते हैं, जैसे कि निगम टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, बहुत सारे कर लगाता है ये हम पर, जैसे कि सीमा शुल्क हो गया, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क हो गया, निर्यात शुल्क, अगर कोई चीज हम निर्यात करते हैं तो उस पे भी टैक्स लगता है, शुल्क। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो विदेशों से ऋण, विदेशों से ऋण ले सकता है। इस प्रकार से जो है वो संघ क्या कर सकता है, देश क्या कर सकता है, पैसे ला सकता है। इसके अलावा जैसे रिजर्व बैंक हो गया,
और शेयर बाजार हो गए, इनसे क्या आता है, संघ को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। राज्य कहां से लेता है, राज्य एक तो प्रति व्यक्ति आय पे टैक्स लगाता है, जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, प्रति व्यक्ति कर, हर व्यक्ति पे टैक्स लगता है। आप जैसे ही गवर्नमेंट लोग नौकरी पे लगोगे, जॉब पे लगोगे, तो आपको हर वर्ष जो है अपना इनकम टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा जो किसान कृषि करते हैं उन पे कृषि कर भी लगता है ना, उनकी जितनी भी उपज होती है, आप ये करवाते हो, उनमें टैक्स लगता है आपका, है ना, किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लग जाता है ये। इसके अलावा जो है वो भूमि कर हो गया, जैसे आप कोई भूमि खरीदते हो या भूमि बेचते हो तो भूमि कर देते हो, भवन आप खरीदते हो या बेचते हो तो उस पे भी आपकी स्टाम्प ड्यूटी लगती है ना, भवन कर। तो इन सब चीजों पे जो टैक्स लगता है वो राज्य की क्या है, आय का स्रोत है। पहली बात आपके क्लियर हो गई। दूसरी बात देखो, राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है, राज्यों को संघ से अनुदान, अब देखिए ये बात, जहां सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार सेम होती है, आपने नाम सुना होगा डबल इंजन की सरकार, राजनीति में काफी बार लिया जाता है। डबल इंजन की सरकार क्या है कि केंद्र में भी वही सरकार है, राज्य में भी वही सरकार है, तो जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को अच्छा खासा अनुदान दे देता है। लेकिन अगर राज्य में सरकार नहीं है उसी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पक्षपात हो जाता है। तो राज्यों को संघ द्वारा या राज्यों को संघ से अनुदान जो मिलता है वो अनुच्छेद 273, 275 और 282 के अंतर्गत मिलता है। किसके अंतर्गत मिलता है, अनुच्छेद 273, 273, 275, 273, 275 और 282 के तहत। इन अनुच्छेदों के तहत क्या मिलता है, राज्यों को अनुदान मिलता है। ठीक है, 3 प्रकार के अनुदान राज्यों को जो है वो मिलते हैं, अनुच्छेद 273 के अकॉर्डिंग, 275 के अकॉर्डिंग और 282 के अकॉर्डिंग। अब इन अनुच्छेदों को पढ़ना अपने जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है कि 3 प्रकार का अनुदान मिलता है, 3 प्रकार का अनुदान मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो केंद्र में अलग सरकार है और राज्य में अलग सरकार है तो केंद्र राज्य को बिल्कुल भी पैसा नहीं देगा, पैसा देना ही पड़ेगा, लेकिन वो अपनी लिमिट में देगा। फिर जितना देना उसके लिए अनिवार्य है वो उतना ही देगा, ज्यादा नहीं देगा। क्या नहीं देगा, ज्यादा नहीं देगा, बस इतना आपको याद रखना है। कर लेने संबंधी भी कुछ उपबंध दिए गए हैं, जैसे कि ऋण लेने संबंधी उपबंध लिखो। एक और बस, ये लास्ट स्लाइड है, जो बच्चे पूछ रहे ना कितनी देर और क्लास है, ये लास्ट स्लाइड है। ऋण लेने संबंधी, ऋण लेने संबंधी प्रावधान। मान लीजिए कि हमारे देश में 2 तरीके की सरकार है, क्या है, एक तो राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है, संघ सरकार और राज्य सरकार। ये किन किन से ऋण ले सकती है, देखिए भारत जो है वो चाहे तो अमेरिका से लोन ले सकता है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है, रूस से लोन ले सकता है। यानी वो अनुच्छेद 292 के तहत, अनुच्छेद 292 के तहत जो है वो देशवासियों से और विदेशियों से ऋण लिया जा सकता है। अनुच्छेद 292 के अनुसार देशवासियों से और विदेशों से ऋण ले सकता है। अगर भारत
चाहे तो वो जैसे रतन टाटा से भी ऋण ले सकता है, देशवासी है रतन टाटा, अनिल अंबानी से भी ले सकता है, आपसे भी ले सकता है अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो। नहीं, लेवल 1 की क्यों नहीं करवाएंगे, लेवल 1 की नहीं कराएंगे, लेवल 1 की क्यों नहीं करवाएंगे, कौन कह रहा है ये बात। लेवल 1 की क्लास सुबह 10 बजे हो रही है, 12 बजे हो रही है, 3 बजे हो रही है। ठीक है, तो केंद्र सरकार जो है वो क्या कर सकती है, अनुच्छेद 292 के तहत देशवासियों से भी लोन ले सकती है और विदेशियों से भी लोन ले सकती है। लेकिन राज्य सरकार जो है वो अनुच्छेद 293 के तहत, अनुच्छेद 293 के तहत, आयुष वर्मा कह रहे सर आज हालत सख्ता हो गई है, यानी खस्त हो गई है। तो मेरे भाई मैं बता देता हूं कि नवरात्रे चल रहे हैं मेरे, और पिछले लगभग जो है 6 दिनों से, 6 दिन हो गए नवरात्रों का, आज छठा नवरात्रा है, छठा है कि सातवां, आज 7वां है, कल 8वां है ना, तो 7 दिन हो गए हैं और भोजन नहीं किया है, और बिल्कुल बिना भोजन वाले नवरात्रे चल रहे हैं। ठीक है, वैसे मन नहीं करता है, थोड़ी सी कमजोरी भी फील होती है, लेकिन माता की जो शक्ति है उसी के कारण ये क्लासे हो पाती है, उसी के कारण क्लासे हो पाती है, वरना भोजन नहीं करते हैं तो थोड़ी सी जो है कमजोरी आ जाती है, लेकिन फिर माता की शक्ति मिलती है, आपका स्नेह मिलता है तो क्लासे हो जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 293 ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही ये क्या ले सकता है, ऋण ले सकता है, यानी राज्य सरकार जो है वो भारत में ही ऋण ले सकता है, भारत में ही ऋण ले सकता है। कोई भी राज्य जो है ना, अब मान लो राजस्थान के मुख्यमंत्री अमेरिका से लोन नहीं ले सकते, लंदन से लोन नहीं ले सकते, जापान से लोन नहीं ले सकते, देश ही दूसरे देश से लोन ले सकता है। भारत के अंदर राज्य जो है वो बैंकों से लोन ले सकते हैं, केंद्र सरकार से पैसे उधार ले सकते हैं, लेकिन किसी और से नहीं ले सकते हैं। तो एक बार सारे बोल दो जय माता दी, प्रेम से बोलो, बोलो। आज छठा है क्या, चलिए छठा है आज, हाँ आज छठा है, कल 7वां है और परसों 8वां है, बिल्कुल सही है, मेरे ही दिमाग में रह गया। ये आपको बस इतनी ही बातें आपको मेनली याद रखनी है इस टॉपिक में, और बाकी बातें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देनी है। तो ये टॉपिक आपका जो है वो पूर्ण हो गया है। संघवाद और राज्य और केंद्र के संबंध, आपको आशा करता हूं कि ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में भी आया। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपको बताएंगे, और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।